गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th में मूल कॉन्सेप्ट टॉपिक के अंतर्गत कंसंट्रेशन टर्म सांद्रता इकाई का अध्ययन करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को डिफाइन करते हैं। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है ये हम कंसंट्रेशन टर्म की सहायता से जानते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हम कंसंट्रेशन टर्म को कितने वे में इसको पढ़ सकते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म को वॉल्यूम और मास, आयतन और द्रव्यमान के संबंध के आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया। जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है उनमें से पहला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को परसेंटेज V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हिंदी में प्रतिशत आयतनात्मक सांद्रता कहा जाता है। दूसरा जो टर्म है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज W/V। इसे हिंदी में प्रतिशत भार आयतन सांद्रता कहते हैं। नेक्स्ट वन मोलैरिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M और इसे हिंदी में मोलरता कहते हैं। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N और इसे हिंदी में नॉर्मलता कहा जाता है। अनदर वन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s और इसे हिंदी में विलयन की शक्ति कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हिंदी में विलयन की शक्ति कहा जाता है। जो दूसरा पार्ट है मास रिलेटेड यूनिट या मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, इसमें भी 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म हैं। फर्स्ट मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज बाय मास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज W/W। हिंदी में इसे प्रतिशत भारानुसार सांद्रता कहते हैं। हिंदी में से क्या बोलते हैं? प्रतिशत भारानुसार सांद्रता। नेक्स्ट वन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X और इसे हिंदी में मोल प्रभाज कहा गया है। नेक्स्ट मोलैरिटी, मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m और इसे हिंदी में मोललता कहते हैं। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी प्रोनाउंसिएशन इनका थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन मोलैरिटी कैपिटल M है और मोलैरिटी स्मॉल m है। मोलैरिटी मास से रिलेटेड है, मोलैरिटी वॉल्यूम से रिलेटेड है। और इसके बाद जो दो यूनिट हैं ppm और ppb, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये लार्ज स्केल में जब हम किसी कंसंट्रेशन को अप्लाई करना होता है तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। जब हम मिलियन और बिलियन लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये क्वांटिटी जो है वो लार्ज कंसंट्रेशन टर्म में आपका यूज होगा। जब हम बहुत अधिक संख्या में किसी बिलियन को बनाते हैं जिसकी मात्रा मिलियन या बिलियन में होती है तो वहाँ पर हम इन दो इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये भी मास से रिलेटेड होती है। तो अभी हम कंसंट्रेशन टर्म में 1 by 1 इन सब का डिटेल स्टडी करेंगे। ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन हम बिलियन के लिए बताते हैं। बिलियन में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की कंपोनेंट कितने होते हैं? 2 कंपोनेंट। फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हिंदी में विलेय और सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक कहा जाता है। तो विलेय और विलायक से मिलकर बनने वाला जो मिक्सचर है उसे हम विलयन कहते हैं। विलयन को इंग्लिश शब्द में सॉल्यूशन कहा जाता है और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। तो एक तरह से आप देखें कंसंट्रेशन की जो डेफिनेशन होगी तो इट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन
पर लीटर ऑफ सोल्यूशन नोन एज कंसंट्रेशन। हिंदी में अगर इसको दोहराया जाए तो हम ये कहेंगे कि किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की एक निश्चित मात्रा उस विलेय की सांद्रता कहलाती है। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की निश्चित मात्रा को उस विलेय की सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता को हम लोग दो अलग अलग भागों में बांट लिए हैं, आयतन आधारित सांद्रता और द्रव्यमान आधारित सांद्रता, और उनके ये टाइप हैं। हम वन बाय वन सभी की स्टडी करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। एक चीज और, अगर क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये सारी यूनिट अगर आपको आती है तो, लेकिन देखना ये है, सपोज करिए कि कोई प्रश्न में आपको वॉल्यूम से रिलेटेड यूनिट का डाटा देकर और आपसे कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है कि मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करिए या मोलैरिटी की हेल्प से मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास ऐसी यूनिट जरूर होनी चाहिए जो इन दोनों में संबंध रखती है। तो आयतन और द्रव्यमान में संबंध रखने वाली इकाई की आवश्यकता हमें ऐसे प्रश्नों में होगी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कोई इकाई आपके दिमाग में इस समय चल रही है जो आयतन और द्रव्यमान में संबंध रखती है? अगर नहीं चल रही है तो मैं बता देता हूं, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अर्थात इस तरह के प्रश्न जहां वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट से कन्वर्ट करना हो मास रिलेटेड यूनिट में, तो ऐसे प्रश्नों में आपको घनत्व यानी कि डेंसिटी दिया गया होगा, गिवन रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि बिना डेंसिटी की हेल्प के बिना हम वॉल्यूम से रिलेटेड किसी भी यूनिट को मास रिलेटेड यूनिट में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते या मास रिलेटेड यूनिट को वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जिस प्रश्न में आपको मोलरता या नॉर्मलता को मोलरता में परिवर्तित करना होगा, उस प्रश्न में निश्चित ही घनत्व का मान दिया गया होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी डिटेल स्टडी की तरफ। डिटेल स्टडी में जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो होगी परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम में भी आपको याद रखना है एक चीज कि जितने भी परसेंटेज रिलेटेड यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट है, उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। परसेंटेज रिलेटेड यूनिट में फर्स्ट टर्म जो है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा और जो डिनोमिनेटर का टर्म है आपका वो आपका रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन को। ठीक है, ध्यान रखना है जब यहाँ V सिंबल दिया गया हो, V, तो V आया है वॉल्यूम से। V कहां से आया है? वॉल्यूम से। तो यहाँ पर आप सॉल्यूट को भी ml में रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन को भी ml में रिप्रेजेंट करेंगे। परसेंटेज हम लोग 100 में निकाला करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को स्टैंडर्ड डेफिनेशन में 100 ml और अगर यहाँ पर W होता है तो 100 ग्राम लेकर चलते हैं। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पर जो आपकी डेफिनेशन निकल के आएगी परसेंटेज बाय वॉल्यूम का, तो आएगा इट इज द वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ V है तो यहाँ वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। वॉल्यूम भी लेना है सॉल्यूट का, वो भी किसमें होना चाहिए? ml में। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml which present in 100 ml of solution, in 100 ml of solution। ठीक है, हिंदी में अगर इसी चीज को बताना हो तो आप हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिशत आयतनानुसार सांद्रता वह सांद्रता है जो कि किसी 100 ml के विलयन में विलेय की ml में मात्रा को दर्शाता है। आप ये कह सकते हैं कि प्रतिशत आयतनानुसार सांद्रता किसी 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को दर्शाता है। 100 ml के विलयन में विलेय का कितना ml उपस्थित है
ये हम ज्ञात करते हैं प्रतिशत आयतनानुसार सांद्रता से। इंग्लिश में से कहेंगे इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर विच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा प्रतिशत आयतनानुसार सांद्रता कहलाती है। अगर इसका हम फॉर्मूला नोट करते हैं, फॉर्मूला यानी परसेंटेज V/V का आपको फॉर्मूला निकालना है, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। हम पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। ध्यान रहे ये वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिलीलीटर में ही चाहिए। और फिर हम इसमें क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई। इस तरह से आपका प्रतिशत आयतनात्मक सांद्रता का ये सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको लिखना बहुत ही आसान है। जो रिप्रेजेंटेशन का टर्म है, अगर यहाँ V है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ V है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ W होता तो वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी W होता तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ W होता यहाँ V होता तो यहाँ वॉल्यूम हो जाता, यहाँ वेट हो जाता। ध्यान रखिए कि जब वॉल्यूम होगा तो ml यूनिट होगी और जब वेट होगा तो यूनिट ग्राम होगी। परसेंटेज रिलेटेड जितनी भी यूनिट है वहाँ वॉल्यूम ml में रहेगा और वेट ग्राम में रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग यूनिट को डिस्कस करेंगे वो है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसको आप रख करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वो हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को परसेंटेज W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रखिए यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो W है। हमने कहा कि फर्स्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को। तो यहां पर आप बोलेंगे इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which present in 100। अब यहां पर देखिए V है वॉल्यूम, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है यहीं से हम डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नोन एज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, अगर इसे हम हिंदी में दोहराएं तो हिंदी में हम कहेंगे प्रति 100 ml विलयन में, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत भार आयतन सांद्रता कहलाता है। जो हिंदी की डेफिनेशन है वो उसे मैं ओरली बोलूंगा और आप उसे नोट कर सकते हैं कॉपी पर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लिखना और एक साथ पढ़ाना थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश के जितने टर्म्स हैं या इंग्लिश की जो डेफिनेशन है उनको मैं बोर्ड पर नोट कर दूंगा। हर एक चीज़ जो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ उसका हिंदी भी आपको ओरली डिक्टेट कर दूंगा और उसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार और पुनः इस परिभाषा को आप सुन लीजिए हिंदी में। प्रति 100 ml विलयन में, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को प्रतिशत भार आयतन सांद्रता के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें फॉर्मूला के बेसिस पे तो परसेंटेज W/V का जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ W है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना है जब भी वेट की बात होगी तो यूनिट ग्राम रहेगी। यहाँ वॉल्यूम है तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये आपका आएगा ml में। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तब आपका जाकर ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रतिशत भार आयतन सांद्रता का फॉर्मूला आपका ये रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि हम इससे समझेंगे क्या। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में हमको परसेंटेज बाई वॉल्यूम या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम गिवन है, तो उससे हम क्या समझते हैं, उसका हम क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्या आशय निकालेंगे, तो ये ध्यान रखिए। सपोज करिए कि किसी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है 6% W/V ऑफ यूरिया। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है 6% भार आयतन यूरिया उपस्थित है, क्या दिया गया है किसी प्रश्न में कि 6% भार आयतन यूरिया उपस्थित है, तो आप क्या कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी सांद्रता की इकाई हैं, जितनी भी सांद्रता की इकाई हैं 10 की 10, वो सब आपकी बिलियन में विलय की मात्रा को बताते हैं। तो यहाँ जो ये 6 है वो 6 यूरिया का अमाउंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये लेवल किसी बॉटल में लगा हुआ है, अगर हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं और ये इस लेवल को लगी हुई कोई बॉटल रखी है, तो हम ये अंदाज लगाएंगे कि इस बॉटल में जो भी सॉल्यूशन रखा गया है यूरिया को, उसको बनाते समय 100 ml का जो बिलियन बनाया गया है उसमें 6 ग्राम यूरिया को मिलाया गया है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो आप ये कहेंगे कि 6 ग्राम, ग्राम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेट है। 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका आशय ये निकला, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला है कि 100 ml आपका जो बिलियन है उसमें 6 ग्राम क्या है, यूरिया है। अगर ऐसे ही यहाँ दिया गया होता 28% V/V ऑफ KOH, तो इसका क्या मतलब होगा। अब यहाँ दोनों वॉल्यूम है, तो हम यहाँ बोलते हैं 28 ml ऑफ KOH। आप क्या बोलेंगे, 28 ml ऑफ KOH प्रेजेंट, प्रेजेंट ये प्रेजेंट के लिए सिंबल है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन सब लेवल को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे इस तरह से, ध्यान रखिए। एक्सपेंड करके आप उसको इस फॉर्म में समझेंगे। अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाता है तो उसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, और एक्सपेंड करके हम ये समझ रखेंगे कि हमें जो बिलियन दिया गया है वो कुल 100 ml है, और उसके 100 ml में 28 ml KOH का है। तो आप बता सकते हैं कि उसमें जल कितने ml होगा। तो आप 100 - 28 करके वाटर का अमाउंट या वाटर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इन सांद्रता इकाइयों का उपयोग न्यूमेरिक में करने वाले हैं, ठीक है। चीज़ों को आप पढ़ते चलिए सहजता के साथ, और इसका नोट्स भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। कोशिश करिए कि लेक्चर के साथ साथ आप उसे पढ़ भी सकें और इसका नोट्स भी बना सकें। अगली जो सांद्रता से जुड़ी इकाई है वो है मोलरता, जिसको इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी का हिंदी अर्थ है मोलरता। इसे हम कैपिटल M द्वारा दर्शाते हैं। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से। मोलैरिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in per liter of solution, present in per liter of solution, ठीक है। हिंदी में से क्या कहेंगे, किसी बिलियन की मोलरता, किसी बिलियन की मोलरता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को दर्शाती है। किसी बिलियन की मोलरता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को दर्शाती है। यानी कि आप कह सकते हैं
कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अर्थात इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, which present in per liter of solution. It is the number of moles of solute which present in per liter of solution known as molarity. Now, formula of molarity. Moles of solute divided by इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोलैरिटी। अगर हम सामान्य बिल्कुल साधारण फॉर्मूला डिस्कस करें मोलरता का, तो विलेय के मोल और विलयन का आयतन लीटर में, यही इसका फॉर्म है। लेकिन इतने सरल रूप में आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन में कभी भी आपको डायरेक्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिए रहेंगे, हमेशा सॉल्यूट का भार ही आपको दिया रहेगा, यानी कि विलेय का भार दे देंगे और आपसे कहेंगे कि मोलरता निकालिए। तो जब विलेय का भार पता हो और भार से अगर हमें मोल निकालने होते हैं, आपको अगर वेट पता है और मोल निकालना है, तो आप ये पहले लेक्चर में पढ़ रखे हैं कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो हमें मोल प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात अगर हमें कहीं n निकालना है, n मतलब मोल्स, तो हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला यूज करते हैं। एक चीज और जो आपको याद रखनी है, मैं इस पूरे कंसंट्रेशन टर्म के दौरान 2 टर्म यूज करूंगा। अगर मैं कैपिटल A नोट करता हूं, तो कैपिटल A का अर्थ होगा सॉल्वेंट। ये मैं किसके लिए यूज करूंगा? A यूज करूंगा सॉल्वेंट के लिए और B का यूज करूंगा सॉल्यूट के लिए। अगर कहीं मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलना है तो मैं ऐसे नोट करूंगा। B किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। और N क्या हो गया? मोल्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस NB। और अगर कहीं मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट बोलना है तो मैं WB कहूंगा। अगर कहीं मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बोलना है तो मैं NB बोलूंगा। कहीं मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलना है तो मैं WA बोलूंगा। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बोलना है तो NA बोलूंगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलना है तो MA बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो A सबस्क्रिप्ट है ये मैं यूज करूंगा सॉल्वेंट के लिए, और ये जो B सबस्क्रिप्ट रहेगा वो यूज करूंगा मैं सॉल्यूट के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिए गए होंगे, उस दशा में हम क्या करेंगे? हम मोलैरिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और फिर नीचे क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए किसका? सॉल्यूशन का। लेकिन अगर वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, सपोज करिए होना तो वो लीटर में चाहिए, लेकिन अगर वह वॉल्यूम लीटर में ना होकर किसमें हो? ml में हो, तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। और अगर डिवाइड में भी डिवाइड आ रहा है तो आपका कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस तरह से आपका ये वो फॉर्म है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है न्यूमेरिकल में। तो मोलैरिटी का ये वाला जो फॉर्म है, यहाँ पर WB वेट ऑफ सॉल्यूट है और MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से हम सॉल्यूट के मोल्स निकाल लेंगे, जो कि हमें यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मोलैरिटी को आसानी से निकाल सकते हैं। मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन के पर लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं ये हमें पता चलता है मोलैरिटी से। अगली जो परिभाषा है सांद्रता से रिलेटेड, वो है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी का जो हिंदी आशय है वो होगा नॉर्मलता। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आगे नॉर्मेलिटी को एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में इसे नॉर्मलता कहा जाता है।
अब ध्यान दीजिए, मोलरता में हम 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोल बता रहे थे, नॉर्मलता में हम 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक को बताते हैं। मोलरता में विलेय के मोल बताए जाते हैं, नॉर्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांक बताए जाते हैं। ग्राम तुल्यांक, इसको इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाएगा? इट इज दी total number of gram equivalent of solute which present in per liter of solution। किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक ही विलयन की नॉर्मलता है, ठीक है। 1 लीटर विलयन में जब हम विलेय के मोल निकालते हैं तो वो मोलरता होती है, और 1 लीटर विलयन में ही जब हम विलेय के मोल ना निकालकर उसके ग्राम तुल्यांक निकालते हैं तो उसे हम नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मलता को हम लोग किससे दर्शा रहे हैं? कैपिटल एन से। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ध्यान रखिए कि ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे हम लोग मोल निकालते हैं तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल अगर हमें निकालना होता है तो हम वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं मोल्स निकालने के लिए। ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिए, वेट को डिवाइड किससे करेंगे? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का हिंदी अर्थ होता है तुल्यांकी भार, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट को हिंदी में तुल्यांकी भार कहा जाता है, और ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम तुल्यांक कहते हैं। तो अब हम यहां पर इसको और एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करने का मतलब है कि अब हम नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को और दूसरे तरीके से रखेंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिए, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है तो उस दौरान इसे हम 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो वॉल्यूम है वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। अब एक चीज और, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट करना पड़ता है, लेकिन यहां पर एक और नया टर्म आ गया, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे? किसी भी विलेय का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें पहले यह पता होना चाहिए कि वह विलेय अम्ल है, क्षार है, या कोई आयनिक पदार्थ है, या आयनिक ठोस है। तो अगर अम्ल होगा तो उसकी हम क्षारकता निकाल लेते हैं, ठीक है। एसिड के केस में बेसिसिटी निकाली जाती है, अम्ल की क्षारकता यानी कि एसिड की बेसिसिटी, और अगर वो बेस है तो एसिडिटी निकालते हैं, अर्थात क्षार की अम्लता निकाली जाती है। और ये बेसिसिटी या क्षारकता नंबर ऑफ H+ आयन पर डिपेंड करती है। किसी एसिड के पास कितने H+ आयन हैं वो उस एसिड की एसिडिटी, वो बेसिसिटी या क्षारकता दर्शाती है।
तो अगर हम कहें कि H2SO4 की क्षारकता क्या है, तो उसकी क्षारकता 2 होगी। ठीक है, H2SO4 का जो बेसिसिटी है वो कितना आएगा 2, बिकॉज इट रिलीज 2 H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय विलयन में 2 H+ आयन देता है, इसलिए उसे हम उसकी क्षारकता को हम 2 कहेंगे। और अगर हम HCl की बात करें तो HCl एक ही H+ आयन जलीय विलयन में देते हैं, इसलिए HCl की जो क्षारकता रहेगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 1। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करिए कि अगर हमें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले तो इसका वेट पता होना चाहिए। वो भी कौन सा? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एसिडिटी, बेसिसिटी या मैक्सिमम चार्ज ऑफ एनी आयन। मैक्सिमम चार्ज ऑफ एनी आयन, कैटायन या एनायन का मैक्सिमम चार्ज लेकर चलना। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, और क्योंकि ये H2SO4 एक एसिड है तो एसिड का हम बेसिसिटी निकालेंगे तो यहाँ पर 2 H+ आयन रिलीज होंगे, बेसिसिटी इसका हो जाएगा 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा 49। इसी तरह से आप और दूसरे एसिड या बेस के इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट को हम एसिडिटी, बेसिसिटी या मैक्सिमम चार्ज ऑफ आयन से डिवाइड कर इक्विवेलेंट वेट को निकालेंगे। जब इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे तो वो इक्विवेलेंट वेट आप यहाँ पुट करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और वॉल्यूम अगर ml में दिया गया है तो उसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर लीटर में ही है तो हम 1000 का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए, आज के इस लेक्चर में मैं केवल इन्हीं 4 ही इकाइयों को बताया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बची इकाइयाँ हैं कंसंट्रेशन की, उनको भी कवर कर लेंगे। अब यहाँ जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन यूनिट है उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बचा है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हुए मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म को भी कवर कर लेंगे।